हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल एनेस्थीसिया के बारे में। अब जो फार्माकोलॉजी होती है उसमें हम दो टाइप के एनेस्थीसिया पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे जनरल और एक हम पढ़ेंगे लोकल। जनरल और लोकल में क्या डिफरेंस होगा? जो जनरल होगा वो सिस्टम के थ्रू वर्क करेगा। सिस्टम के थ्रू वर्क करेगा मतलब पहले ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, उसके बाद अपना इफेक्ट कॉज करेगा। लेकिन जो लोकल होता है उसे हम कैसे यूज़ करते हैं? या तो टॉपिकली यूज़ करते हैं या तो इंजेक्ट करते हैं। लोकली इंजेक्ट करने का मतलब क्या करते हैं हम? जहाँ पे हमें नीड है एनेस्थेटिक इफेक्ट की, वहाँ पे हम इसे डायरेक्ट इंजेक्ट कर देंगे या फिर टॉपिकली अप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल एनेस्थीसिया के बारे में। जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है? जो कॉन्शियसनेस और सेंसेशन का लॉस करवा दे। लेकिन ये लॉस कैसा होना चाहिए? रिवर्सिबल होना चाहिए, ताकि जब भी हम एनेस्थेटिक एजेंट बंद करें तो ये कॉन्शियसनेस वापस आ जाए या फिर हमारी जो सेंसेशन है वो वापस आ जाए। इसके अलावा जनरल एनेस्थेटिक्स क्या कर सकते हैं? एनाल्जेसिक इफेक्ट कॉज कर सकते हैं। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर की तरह काम कर सकते हैं। इसके अलावा जनरल एनेस्थेटिक्स क्या कर सकते हैं? मसल रिलैक्सेशन कॉज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमें जो बात याद रखनी है वो क्या है? नो सिंगल एनेस्थेटिक एजेंट कैन प्रोड्यूस ऑल इफेक्ट। ये जो हमने 4 इफेक्ट के बारे में बात की, ये चारों इफेक्ट किसी भी सिंगल एनेस्थेटिक एजेंट से हमें वो अचीव नहीं हो सकते। तो इसके लिए हमने एक प्रोटोकॉल डेवलप किया, उसके अकॉर्डिंग हम एनेस्थेटिक एजेंट यूज़ कर सकते हैं। अब प्रोटोकॉल में सबसे पहले क्या आता है? प्री मेडिकेशन जैसे सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स लाइक ड्रग्स दिए जाते हैं एनेस्थीसिया देने से पहले, ताकि पेशेंट जो होता है वो प्रिपेयर हो जाए एनेस्थीसिया के लिए। इसके बाद जब हम एनेस्थीसिया देते हैं तो वो 2 स्टेप में देते हैं। पहला आता है इंडक्शन, दूसरा आता है मेंटेनेंस। इंडक्शन मतलब इनिशिएट करने के लिए, और एक बार जब एनेस्थेटिक इफेक्ट इनिशिएट हो जाता है तो उसे मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस डोज दिया जाता है, ये कंटिन्यू दिया जाता है। इसके बाद चौथा क्या यूज़ करते हैं हम? स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट यूज़ कर सकते हैं और एनाल्जेसिक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अदर ड्रग्स भी यूज़ कर सकते हैं जैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर। कौन से वाले? रिवर्सिबल वाले। ठीक है। इसके बाद इसका मेथड ऑफ एक्शन कैसा होता है जनरल एनेस्थेटिक्स का? मेनली मेथड ऑफ एक्शन होता है गाबा एक्टिविटी को इंक्रीज़ करना। अब गाबा हमने सिडेशन और हिप्नोटिक्स के चैप्टर में भी देखा था। ये क्या होता है? ये होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। गाबा होता है हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इसका मतलब ये क्या कॉज करता है? इनहिबिशन करता है। उससे मेनली होता है CNS डिप्रेशन। मतलब जो भी डिप्रेशन वाला एक्शन होगा वो गाबा कॉज करता है। और जनरल एनेस्थेटिक्स क्या करते हैं? गाबा की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। इससे क्या होगा? डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब अगर हम बात करें स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया के स्टेजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो मेनली 4 स्टेज होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहला जो स्टेज होता है वो क्या होता है? कॉन्शियस बट ड्राउजी। जब भी हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं तो जो पहला स्टेज वो अचीव करता है वो होता है कॉन्शियस बट ड्राउजी। मतलब पेशेंट की कॉन्शियसनेस लॉस्ट नहीं होती लेकिन वो ड्राउजी हो जाता है, थोड़ा नींद में हो जाता है। इसके बाद अगला क्या आता है? अगला आता है कॉन्शियसनेस लॉस्ट। इस बार अब क्या होगा? सेकंड स्टेज में कॉन्शियसनेस चली गई उसकी, लेकिन इसमें क्या होता है? सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि फाइट और फ्लाइट की कंडीशन आ जाएगी। अचानक अगर हमारी बॉडी का कॉन्शियसनेस चली गई, CNS डिप्रेस हो गया, तो फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन है और सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ गई। इसके बाद स्टेज 3 क्या आता है? इसमें सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो बढ़ी थी वो बैक टू नॉर्मल कैसे होगी? रेस्पिरेशन रेगुलर हो जाएगा, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, लेकिन रिफ्लेक्स से वो चला गया और आईबॉल फिक्स हो गई। यही हमें चाहिए था, ये हो गया हमारा गोल था। तो स्टेज 3 में हमने हमारा गोल अचीव कर लिया। इसमें क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन रेगुलर हो जाएगा, कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो जाएगी, मसल रिलैक्स हो जाएंगी, रिफ्लेक्स खत्म हो जाएंगे और आईबॉल फिक्स हो जाएगी। अब अगर हम चौथे स्टेज पे चले जाते हैं, चौथे स्टेज पे क्या होता है? रेस्पिरेशन डिप्रेस्ड हो जाता है। जो हमारा रेस्पिरेशन होता है उसका डिप्रेशन हो जाता है और उसके कुछ मिनट्स में ही हमारी डेथ भी हो सकती है या पेशेंट की डेथ हो सकती है स्टेज 4 में आने के बाद। तो जो स्टेज 3 होता है वो होता है आइडियल किसके लिए? सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए। जितने भी सर्जिकल प्रोसीजर्स हम परफॉर्म करते हैं उसमें स्टेज 3 के लिए एनेस्थीसिया का जो स्टेज 3 होता है वो अचीव करना होता है, उसके बाद हम प्रोसीजर करते हैं। अगर स्टेज 4 पे चला गया तो ये फेटल हो सकता है या डेथ कॉज कर सकता है।
इसके बाद अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन, जनरल एनेस्थीसिया का क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो दो टाइप से मतलब इसका जो बेसिस होता है क्लासिफिकेशन का वो होता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये इसके बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे इसे। दो टाइप का हो सकता है रूट, इनहेलेशन हो सकता है या पेरेंटरल रूट हो सकता है। अब जो इनहेलेशन है उसमें दो टाइप के आएंगे, या तो वोलेटाइल लिक्विड हो सकता है जो इनहेलेशन के थ्रू दे सकते हैं, या गैस हो सकती है। वोलेटाइल लिक्विड के एग्जांपल क्या हैं? हेलोथिन, आइसोफ्यूरान और ईथर। क्या क्या एग्जांपल हैं? हेलोथिन, आइसोफ्यूरान और ईथर। अगर हम गैस की बात करें तो गैस के एग्जांपल क्या होंगे? नाइट्रस ऑक्साइड। ये यूज़ कर सकते हैं हम इनहेलेशन वे में। इसके बाद अगर हम पेरेंटरल यूज़ करें, पेरेंटरल क्या होता है या इनहेलेशन क्या होता है, ये सब हमने कवर किया हुआ है जनरल फार्माकोलॉजी में। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर जाके देख लें ताकि ये सब आपको समझ आ जाए। अगर हम पेरेंटरली यूज़ करेंगे तो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो इंड्यूसिंग हो सकते हैं या स्लो एक्टिंग हो सकते हैं। अब इंड्यूसिंग मतलब जो इनिशिएट करवाते हैं। इंड्यूसिंग के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? प्रोपोफोल, इटोमिडेट और थियोपेंटोन। थियोपेंटोन याद करो हमने पढ़ा था बारबिचुरेट में। बारबिचुरेट कहाँ पढ़ा था हमने? सिडेटिव और हिप्नोटिक्स, मतलब सीएनएस के पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स। उसमें थियोपेंटोन पढ़ा था हमने। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट होता है। इसके बाद अगर स्लो एक्टिंग के एग्जांपल हम देखें तो क्या हो सकता है? बेंजोडाइजेपिन, ये भी हमने सिडेटिव और हिप्नोटिक्स में पढ़े थे। इसके बाद कीटामाइन और ओपियोइड्स। बेंजोडाइजेपिन्स, कीटामाइन और ओपियोइड्स ये हो सकते हैं। अब अगर हम इसमें देखें कि हमें कौन कौन से ड्रग को अच्छे से पढ़ना है तो मेनली हमें पढ़ना है प्रोपोफोल को और थियोपेंटोन को। इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने। जैसे अगर हम प्रोपोफोल की बात करें तो प्रोपोफोल कैसे दिया जाता है? 1% इमल्शन दिया जाता है आईवी। ये कैसा होता है? रैपिड एक्टिंग होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ये कैसे एक्ट करता है? गावा रिसेप्टर पे एक्ट करता है और हाइपर पोलराइजेशन करवाता है। हमने कल इसका पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिडेटिव और हिप्नोटिक्स में। ये क्या करवाएगा? क्लोरीन की एंट्री को बढ़ा देता है न्यूरॉन के अंदर क्लोरीन की एंट्री बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। इसके बाद ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। इसके बाद ये वन ऑफ द सेफेस्ट ड्रग्स में आता है क्योंकि ये कोई इरिटेशन कॉज नहीं करता। इसके एंटी एमेटिक इफेक्ट भी होते हैं, मतलब वोमिटिंग और नोजिया को भी कंट्रोल करता है। प्रोपोफोल को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं? इंडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं और मेंटेनेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसका क्या यूज़ हो सकता है? स्टेटस एपिलेप्टिकस में इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट है क्या? हाँ बिल्कुल, इसका साइड इफेक्ट हो सकता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ये करवा सकता है अगर ज़्यादा देर तक हमने दिया है, ज़्यादा क्वांटिटी में दे दिया। इसके बाद इसका जो इंजेक्शन होता है वो पेनफुल होता है। इसका इंजेक्शन कैसा होता है? पेनफुल होता है। अब अगर प्रोपोफोल के बाद दूसरा ड्रग जो हमने बोला था वो हमें देखना है थियोपेंटोन। थियोपेंटोन क्या होता है? अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट होता है, जैसा मैंने पहले बताया। इसे देते हैं आईवी, इंडक्शन के लिए यूज़ करते हैं इसे मेनली। ये शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का होता है और हाईली इरिटेंट होता है, ये इरिटेशन कोज करवाता है। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, वेसोमोटर डिप्रेशन, पुअर एनाल्जेसिक होता है और पुअर मसल रिलैक्सेंट होता है ये, ठीक है। इसके बाद अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें, जनरल एनेस्थीसिया के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो जो भी सीएनएस डिप्रेशन वाले इफेक्ट होते हैं वो अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हाइपोटेंशन हो सकता है, अरिथमिया, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, या फिर परसिस्टेंट सेडेशन हो सकता है। जो सेडेशन हमने दिया था वो ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू रह गया बॉडी में। नोजिया और वोमिटिंग हो सकती है और हिपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। ये हो गए कॉम्प्लिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन हमने सिडेटिव और हिप्नोटिक्स में भी देखा था, उसे भी हम प्री एनेस्थेटिक एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये होता क्या है? यूज़ ऑफ ड्रग बिफोर एनेस्थीसिया। जब भी हम किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया पे रखने वाले हैं उससे पहले हमें उसे कुछ ड्रग देके उसे प्रिपेयर करते हैं एनेस्थीसिया के लिए। उस मेडिकेशन को हम बोलते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। ये क्यों यूज़ करते हैं? जैसे एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए, काफ़ी पेशेंट को किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर से पहले एंजाइटी ना हो इसलिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम? बेंजोडाइजेपिन्स। सलाइवरी सिक्रीशन को प्रिवेंट करने के लिए या ब्रेडिकार्डिया के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? एट्रोपिन। एट्रोपिन हमने कहाँ पढ़ा था? एंटी कोलिनर्जिक एजेंट, ये हमने पढ़ा था ANS में। एंटी कोलिनर्जिक एजेंट, ये हमने पढ़ा था ANS में। ये हमने पढ़ा था ANS में।
एएनएस में पढ़ा था हमने एट्रोपिन, इसे क्यों यूज़ करेंगे, सलाइवरी सिक्रीशन को रोकने के लिए और ब्रेडिकार्डिया के लिए। पेन रिलीफ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं क्या, ओपियोइड्स यूज़ कर सकते हैं पेन रिलीफ के लिए, जो हमने बोला था एनाल्जेसिक की तरह। एंटी एमेटिक इफेक्ट, जैसे हमने बोला कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है जनरल एनेस्थीसिया की, नोजिया वोमिटिंग भी आ रहा था। इस नोजिया वोमिटिंग के लिए हम पहले से प्रिपेयर करेंगे पेशेंट को, एंटी एमेटिक इफेक्ट वाले ड्रग देंगे जैसे ओंडानसेट्रोन और मेटाक्लोप्रामाइड, ये होते हैं एंटी एमेटिक ड्रग्स, एंटी एमेटिक ड्रग्स जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसके बाद एसिड सिक्रेशन को रोकने के लिए भी ड्रग्स दे सकते हैं जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या रेंटिडिन। ये क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये क्या करवाता है, एसिड सिक्रेशन को डिक्रीज करवाता है, तो ये सब हम दे सकते हैं। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में ये सब आ सकते हैं। क्या क्या हमने पढ़ा, एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए, सलाइवरी सिक्रेशन और ब्रेडिकार्डिया के लिए, पेन रिलीफ के लिए, एंटी एमेटिक इफेक्ट के लिए और एसिड सिक्रेशन को रोकने के लिए। ये हो गया हमारा जनरल एनेस्थेशिया। इसके बाद अगले लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स।